हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम सभी आरआरबी साइंस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीटी जो हो चुके हैं पहले, जो पूछे गए हैं रेलवे के, वो चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या अदर एग्ज़ाम टेक्नीशियन वगैरह, उसी में जो रेलवे डिपार्टमेंट के उन्हीं के पीवाईक्यू हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के। ये आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अर्थात इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैप्टर के जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, इसके टोटल 504 क्वेश्चन हैं। तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी, ये पहली वीडियो, ये इसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। हमें गलत बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। बिल्कुल सही, जो उपभोक्ता होते हैं, तो जैसे घास फूस ये सब, ये क्या है, जो है यहाँ पे कह रहा है ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं। तो उत्पादक यहाँ घास फूस यानी हो जाएंगे, और यहाँ पे तो जो घास फूस या नहीं है तो वो उपभोक्ता हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा दिया गया, एक जो है अकेला जीव यानी एकाधिक पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, जैसे कुत्ता है तो घास भी खा लेता है और जो है रोटी भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, तो वो कई उस पर डिपेंड है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेकिन आपने गलत बताना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर अगला कह रहा है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता उसमें उतनी ऊर्जा कम ऊर्जा होती, ये गलत है यहाँ पर। तो जो स्तर निम्न होता उसमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे स्तर उच्च होता वैसे वैसे ऊर्जा भी क्या होती है, निम्न होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया, कम ऊर्जा है। नेक्स्ट वाला ये भी सही होगा। खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। यहाँ जो खाद्य जाल होता है उसमें 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं होती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हमें गलत वाला बताना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो इसका दिया गया था, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं, पहले पोषी स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्पादक ये से पोषी स्तर देखा जाए तो इनका सबसे पहला होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह है, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, एक द्विदिशीय होता है या दृक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे उच्चतर पोषी स्तर के साथ जो होगा तो ये कम होता चला जाएगा, जैसे स्तर बढ़ता ऊपर चला जाएगा तो ऊर्जा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर्थ दिया गया क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम जो है वन, झील, तालाब, फसली खेत। तो यहाँ पे जो फसली खेत हैं ये मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये हो जाएगा कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाया गया हो, तो पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें पहचानना है। प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय करता है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा बताना गलत है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी सही है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, ये भी सही है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित किया जाता है, ये अब हमारा बिल्कुल यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। देखो, जो जैविक होते हैं उसमें जीवन पाया जाता है और अजैविक में जीवन नहीं पाया जाता। तो अजैविक बताना है, तो यहाँ पर तो जो मृदा है, मृदा में जीवन नहीं होता। सूक्ष्म जीव उनका जीवन होता है, कवक जीवन होता है, कीट में जीवन होता है। तो यहाँ पे जो अजैविक है, तो अजैविक हमारा क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वो जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक
आवर्धन दर्शाता, तो जैविक आवर्धन ये रासायनिक कीटनाशक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैविक आवर्धन शब्द जहाँ पर आ जाएगा ये रासायनिक जो है कीटनाशक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 दिया गया है। तो 8 में कह रहा है स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन। तो ये स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवाणु और कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैविक आवर्धन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैविक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं तो अजैविक होगा, फिर तो अजैविक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मृदा। तो मृदा मतलब मिट्टी। तो यहाँ पे मेढक, पुष्प, कीट ये जैविक हैं और यहाँ इसने पूछा है कि जैविक घटक नहीं है। तो जैविक नहीं है तो फिर क्या रहा होगा? अजैविक रहा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर प्रकाश, आर्द्रता, वायु और तापमान। तो यहाँ पर हो जाएगा तापमान। ये कारण क्या होता है? जैसे कछुआ हो गया, मछली हो गया और यहाँ पर हम कह सकते हैं मगरमच्छ वगैरह हो गया। तो जब टेम्परेचर या धूप वगैरह जब ज़्यादा ही गर्मी होती है तो इनके अंडों से जो निकलते हैं जो बच्चे, वो जो है ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वो जो है मादा निकलती हैं और जब गर्मी कम होती है तो फिर उसमें जो है अंडों में से क्या नर निकलते हैं। तो ये तापमान पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका तो ये तापमान की होती है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 13 है उसमें दिया गया छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता स्तर आते हैं। द्वितीयक स्तर पर कौन से आते हैं? दूसरे पोषी, तीसरे पोषी स्तर, चौथे पोषी और पहले पोषी। क्वेश्चन नंबर 13 में तो यानी कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे पोषी स्तर का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता स्तर एक ज़्यादा होता है तो है द्वितीयक उपभोक्ता, लेकिन स्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊपर यहाँ पर दिया गया गरुड़, टिड्डा, अजगर और चूहा। तो यहाँ पे हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये गरुड़ सबको सबसे ऊपर होता है। गरुड़, टिड्डा को भी यानी यहाँ पे टिड्डा, अजगर और चूहा, तो इन सबसे जो ऊपर रहेगा वो रहेगा गरुड़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक मोटिवेशन थॉट दिया गया है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत अच्छा थॉट दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनमें पोषण प्राप्त करता है? जू, फीताकृमि जोंक, अमरबेल, फीताकृमि शेर, यीस्ट जू। थर्ड ऑप्शन है अमरबेल, आर्किड, यीस्ट, मशरूम। फोर्थ ऑप्शन है कुटकी, जोंक और अमरबेल, आर्किड। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जू, फीताकृमि, जोंक और अमरबेल, ये जीवों को मारते नहीं और अपना उन्हीं के ऊपर मतलब उनसे जीवन अपना यापन प्राप्त करते हैं। जीव जानवरों में जू होता है, मनुष्यों में भी होता है। तो ये जो है जीव को बिना मारे हुए ही अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर, और इसी तरह फीताकृमि होता है, जोंक होता है और अमरबेल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है और इसमें कह रहा है एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? ये अपने संरक्षण के लिए विकिरणीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। नहीं, गलत हो गया। कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं, ये भी गलत है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 17, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। जहाँ पे जल भी हो, स्थल भी हो, हवा भी हो, उसे जैव मंडल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, थॉमस मॉर्गन, वाटसन और किक, तो रेमंड लिंडमैन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है यहाँ पर कि ऊर्जा अंतरण के लिए 10% का नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है ना? तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यूनियस वार्मिंग, यूनिस ओडम, अर्नेस्ट हेकल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है यहाँ पे, अर्नेस्ट हेकल। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है कि संरचनात्मक दृष्टि से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? जैविक घटक है तो इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान घटक, जैविक जीवन पाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हरे पौधे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जैविक इसमें जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो जैविक नहीं तो अजैविक होगा। तो अजैविक यहाँ पे जलवायु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, प्रकृति के क्लीनर्स यानी सफाई कर्मी जिसे कहते हैं, इनमें से कौन से हैं? तो ये उत्पादक, कंज्यूमर्स, मांस भक्षी, तो बेघटक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी नहीं? तो सर्वाहारी नहीं, यहाँ पे सांप सर्वाहारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सांप केवल मांस खाता है, चूहा वगैरह खाता है, ये सर्वाहारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 24, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो दूसरा, तो यहाँ पे घास तो पहला हो जाएगा, चील और सांप। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चील है वो अंतिम हो जाएगा भाई। घास को जो है और चूहा दूसरा पोषी स्तर हो जाएगा। चूहे को सांप खा सकता है और सांप को कौन खा सकता है? चील। तो चील थर्ड पे जाएगी, फोर्थ लास्ट में जाएगी। तो यहाँ पे चूहा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 24, पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? संकल्पना को किसने परिभाषित किया था पारिस्थितिकी तंत्र में? तो ये हो जाएगा आर्थर टॉम्सले, एवलिन हचिंसन, रेमंड लिंडमैन, चार्ल्स एल्टन। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, आर्थर टॉम्सले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर था 25 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में दिया गया, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किन नाम से जाना जाता? तो ये स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया गया है कि मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी, तो ऑप्शन ए दिया गया है, जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर करता है। जीव जो होता है, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर करता है और पोषण साझा करता है। जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करता है और रहता है। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। तो मृतपोषी पोषण का मतलब हो जाएगा कि जो जीव होता है अपना मृत जो भोजन होता है मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इनको मृतपोषी, परपोषी, स्वपोषी और प्राणी संभोजी। तो यानी जो स्वयं भोजन बनाते वो स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो पौधे भी खा लेते हैं और पशुओं दोनों को खा लेते हैं। तो ये सर्वाहारी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। जहाँ भूमि स्थल और वायु हो उसे जैव मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। कह रहे निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय जो विघटित हो जाए, तो पॉलीथीन, कांच, पौधे, तो पौधे विघटित हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक होता है अजैव, तो अजैव का मतलब है वो जीवित मतलब नहीं होगा और वो विघटित भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जैव निम्नीकरणीय, तो ये पौधे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक नहीं है तो फिर जैविक होगा, जैविक होगा तो ये हरे पौधे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृदा अजैविक है और इसने कहा अजैविक नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? जैविक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 33, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में जो है विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। परपोषी पोषण, सुपोषी पोषण, कीट बच्ची पोषण, मृत जीवी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर मृत जीवी, क्योंकि जो अपना पोषण है वो मृत कीट जो है विघटनशील पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? मृत जीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं? तो हरे पौधे और जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है। तो परजीवी पोषण, सुपोषी पोषण, मृतपोषी पोषण और हाइलोजाइक पोषण, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये सुपोषी पोषण, यानी कि जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुपोषी कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा सुपोषी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर निम्नलिखित में से कौन से किसे शामिल किया जाएगा? उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा ये सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। उपभोक्ता एक स्तर कम होता, पोषी स्तर एक ज़्यादा होता, तो पोषी स्तर तीसरा हो जाएगा, तीसरे पोषी स्तर, यानी श्रृंखला में उसने कहा कि तीसरे पोषी स्तर, और उपभोक्ता की बात की जाए तो द्वितीय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में से कौन है? तो उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है, मुर्दा को स्क्वेंजर, मांसाहारी, मृतजीवी, शाकाहारी, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे। 38 में दिया गया कि मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कीटनाशक कहलाते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला, डॉक्टर ध्रुवज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये पारिस्थितिकी से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी और जो है आबादी सबसे अधिक होती है? तो खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक, तो जो प्राथमिक होते हैं सबसे ज़्यादा होती है प्राथमिक उपभोक्ता की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे होते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता दोनों विघटित पदार्थ खाते हैं, नहीं। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, गलत। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, ठीक है, हाँ राइट है, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो केवल पौधे खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता हैं वो जो है उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकोटोन वे होते हैं जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इकोटोन किसे कहते हैं? इकोटोन वे हैं जो जहाँ दो बायोमास
मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, गलत। ये पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, तो ये आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पक्षी विज्ञान। तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी, यानी जीव जो हैं और यहाँ पर जो है पर्यावरण, इन दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया के बीच वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाएगा? पारिस्थितिकी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दिया गया कि पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो ये बायोमास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है, चिड़िया और जानवरों, पर्वतों और नदियों, पौधों और जानवरों, मानव और जानवरों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट, क्योंकि वनस्पतियां यहाँ पर क्या है? पौधे, और जीव यहाँ पर क्या है? तो जानवर हैं। तो इस प्रकार 47 का जो है क्वेश्चन है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब एक उसका यूनिट लास्ट हुआ है, अब ये दूसरा यूनिट उसी में स्टार्ट हुआ है। तो ये टोटल 504 के आसपास क्वेश्चन, इसमें सभी 47 क्वेश्चन हुए। आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ रहे हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए हैं। अंडमान टील ये जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा जो है स्थानिक प्रजाति, सामान्य प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्थानिक प्रजाति। तो जो अंडमान टील है यहाँ पे स्थानिक प्रजाति है। नेक्स्ट दिया गया, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, थार मरुस्थलीय क्षेत्र, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में, उच्च हिमालय क्षेत्र में, तो जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे वगैरह, मैंग्रोव वन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा IPBIS का सही रूप है? तो आई का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ, नहीं, यहाँ पे पहला दिया गया इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका राइट है। यहाँ पर दिया गया आई फॉर इंटर गवर्नमेंटल साइंस, और पी फॉर पॉलिसी प्लेटफॉर्म होता है, और बी ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे एक मोटिवेशन थॉट है कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे जरा नाकाम तो होने दो। बहुत बढ़िया थॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल बायोडाइवर्सिटी हैं? तो दो हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर था 51, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा 52 दिया गया, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैवमंडल बायोगैस उत्पादन स्थल, खनिजों की कमी वाले भंडार, सतत विकास के अध्ययन, वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो जैव आरक्षित जो सतत विकास के अध्ययन स्थल है, इसे क्या हो जाएगा? जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है?
तो ये कोरल सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है। बायोडाइवर्सिटी ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, जानवरों और अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित करती है, पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन दिया गया, जैव विविधता का क्या उल्लेख करता है। जैव विविधता क्या उल्लेख करता है, किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को, किसी क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिकी को, किसी क्षेत्र में संपूर्ण जीन्स को, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर कि किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अपना 56। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना यहाँ पर कि मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं तो आम नहीं, आम का तो पौधा एक होता है वो जो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, बाल फाक्रम नेशनल पार्क, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल, ये जो है मैंग्रोव वन के सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में डेडेडस को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो जो झीलों को होता है, झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूपों में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सुंदरवन विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सुंदरवन, तो सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 62 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कच्छ की खाड़ी, माहिम की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, कच्छ की खाड़ी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या होती है। बायोलॉजिकल, स्थानीय फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की विविधता, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति और विविध जीन कुंड की उपलब्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, हॉटस्पॉट जो होते हैं वो कुछ विलुप्तता की स्थिति वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 में दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के लिए 2 फरवरी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 दिया गया है कि 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के डे के लिए विषय था। तो जो 2016 था उसमें दिया गया था तो चिर अस्थायी आजीविका थी। तो ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की जो है 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड के लिए विषय क्या हो जाएगा। तो 2024 में आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण 2024 में क्या हो जाएगा। 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, यानी साल तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ फरवरी लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सिमली पालन जैवमंडल रिजर्व को जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, तो ये कहाँ पर है सिमली पालन? तो ये उड़ीसा में सिमली पालन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो नल्ला मलाई ये नहीं, ये पाकिस्तान का है, बाकी सब में भारत के हैं। नीलगिरी भारत में है और पचमढ़ी भारत में है, अगस्त्य मलाई ये भी भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसका तीसरा यूनिट स्टार्ट हुआ है, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। ये टोटल 10 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें से तीसरा यूनिट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन दिया गया कि 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? तो ये 21वीं शताब्दी से था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा की मंजूरी किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन पहला 1992, 2018, 2002 और 2012। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1992, यानी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 76 को, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? नैरोबी घोषणा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सम्मेलन। तो यहाँ पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये आधिकारिक जो है अंतर्राष्ट्रीय कदम है और ये पहला कदम था, तो यहाँ पर सबसे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन था? तो 2018 का भारत मेजबान था। और यदि हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का, तो 2024 में क्या कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। थीम क्या हो जाएगी कि भूमि बहाली और या फिर मरुस्थल और जो है सूखा, मरुस्थल और सूखा, ये अपना थीम रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का। 18 में जो है भारत ने किया था, अब की बार 24 में कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? NN शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, UNCED को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो जो है ये 1992, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो पृथ्वी शिखर क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, रियो शिखर सम्मेलन और वुड्सलैंड रिपोर्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका? तो रियो शिखर सम्मेलन बिल्कुल सही जवाब, रियो शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस नाम से जाना था? रियो शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट दिया गया, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 81 का 82 में इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार यानी विजेता नहीं है? तो यहाँ पर मेधा पाटकर है, चंपा देवी शुक्ला है, रमेश अग्रवाल हैं और वंदना जो शिवा हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे वंदना शिवा जो हैं ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है, बाकी मेधा पाटकर, चंपा देवी शुक्ला और रमेश अग्रवाल ये हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 82 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83, आर्थिक विकास को पारिस्थितिक उत्तरदायी
उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास को के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सतत विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रेटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो वी फॉर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड तो ठीक है, कमीशन भी सही कर, ऑन एनवायर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा पहला। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एजुकेशनल नहीं होता, वर्ल्ड कमीशन ऑफ इकोलॉजी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, W से वर्ल्ड, C से कमीशन और ऑन, E से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर 84 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सहज विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा SDG 12, SDG 13 और SDG 17, SDG 10 होता है। तो ये SDG क्या होता है? तो S का मतलब होता है कि सस्टेनेबल, D फॉर डेवलपमेंट और G फॉर गोल होता है। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सहज विकास जो दिया गया लक्ष्य ये था, तो ये जो है SDG ये 12 यानी 12 दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर था कि विश्व में हर जगह यानी कि जो संवहनीय या हम कह सकते हैं सतत और उत्पादन पैटर्न को सुरक्षित करना था। तो SDG ये 12 का संबंधित से था। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर एक थॉट दिया गया कि थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊँ ये मुझे नहीं आता। तो मेहनत करना मनुष्य का धर्म है और यदि मेहनत करेगा तो सफलता उसे हर हाल में मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप लापरवाही करेंगे, काम चोरी करेंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं करेंगे तो आप जीवन में एक जानवरों की भांति रह जाएंगे, आप कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो आजकल का जो दौर है वो तैयारियों का दौर है और निरंतर तैयारी करते रहिए और तैयारी करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप असफल हो जाएं और बिल्कुल आप सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 86 एजेंडा 21 डैश 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 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। नैरोबी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1982 और WSSD जोहान्सबर्ग 2002 और UNCHS स्टॉकहोम 1972, रियो शिखर सम्मेलन 1972। एजेंडा 21, तो ये एजेंडा 21 किससे संबंधित था? अभी हम लोग पहले देख चुके हैं एजेंडा 21 के बारे में। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? रियो शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को किस वर्ष CFC के उत्पादन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर जो है आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? तो ये 1986, तो ये हो जाएगा 1987 में सफलता हासिल हुई थी। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य डेढ़ को कम करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 88 का। 89 में दिया गया पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए गए आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस WED के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 89, तो यहाँ पर जो UN यहाँ पे हो जाएगा, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून 2018 को आयोजित किया गया था।
पर्यावरण दिवस के लिए, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 90, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं, तो वंगारी मथाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। यहाँ पे वंगारी मथाई वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए आंदोलन में के संस्थापक थे ये। नेक्स्ट दिया गया, भारत ने डेज में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया, तो ये अक्टूबर, ये हो जाएगा अगस्त 2002, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में हुआ था, तो जो है ये अगस्त 2002 में भारत ने अपनी सहमति दी थी और ये 2005 से प्रभावी रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन JFM की विशेषता नहीं है, इसे 1988 में शुरू किया गया, ये केंद्र सरकार की पहल है, नहीं केंद्र सरकार की पहल नहीं, तो नहीं बताना था विशेषता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। है कौन से, इसे 1988 में शुरू किया गया, इसमें स्थानीय समुदाय शामिल है, बिल्कुल सही है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया कि डैश डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, तो ये 22 अप्रैल 2012, 22 अप्रैल 2014, 22 अप्रैल 2018, 22 अप्रैल 2016, तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूयॉर्क मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना है। द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए कहा गया है और प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक की बात की जा रही, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 96, वैश्विक जलवायु परिवर्तन संगठन डैश की एक पहल है, महाद्वीपीय संघ, ग्रीक संघ, विश्व संघ, यूरोपियन संघ, तो ये हो जाएगा वैश्विक जलवायु परिवर्तन, तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था, तो थाईलैंड, मलेशिया, हैती और मालदीव, तो इसको किया था मालदीव ने। क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 98, क्योटो प्रोटोकॉल में से किस देश पर लागू नहीं है, तो ये USA पर लागू नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये जापान से, और जापान का विरोधी है कौन, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये वहाँ लागू नहीं है। 2005 में ये प्रभावी हुआ था। भारत ने कब भाग लिया, तो 2002 में अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 100 कि बहुत सारे देश क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। ये प्रोटोकॉल कहाँ पर हाँ, बहुत सारे देश क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। ये प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था, तो ये जो जापान में हुआ था। क्योटो कहाँ हुआ था, तो जापान में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस PDF में 2-3 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया गया क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अब कब आयोजित किया गया, तो ये
दिसंबर 1997 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। क्योटो जलवायु परिवर्तन, क्योटो जो है जलवायु परिवर्तन दिसंबर 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राज्य पर्यावरण स्तर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिसंबर 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये फैसला लिया गया था कि विकसित देश 2000 तक सन 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को जैसे अपनाया था? रियो डी जेनेरो सम्मेलन द्वारा, मॉन्ट्रियल विकृति के द्वारा, क्योटो विकृति के द्वारा, वियना सम्मेलन के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा ओजोन, ओजोन के लिए क्या था? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस पहली वीडियो में 104 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये इस जो पर्यावरण से संबंधित ये लगभग 500 क्वेश्चन है, वो प्रत्येक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।